ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ योर ओरल म्यूकोजा, राइट? कि ओरल म्यूकोजा होता क्या है? सो इट इज बेसिकली द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग, ठीक है, द इनसाइड ऑफ योर माउथ, योर चीक्स, योर लिप्स, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। फिर फंक्शंस क्या होते हैं ओरल म्यूकोजा के? वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो कि प्रोटेक्शन में काम आता है, सेंसेशन में काम आता है, ऑब्जॉर्प्शन में, सिक्रीशन में, इन डॉग्स थर्मल रेगुलेशन में, एस्थेटिकली इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस हैं ओरल म्यूकोजा के, जो अक्सर वाइवा में पूछ लेती हैं डॉक्टर फिजा, सो यू शुड नो दिस, ठीक है। फिर इसकी दो बाउंड्रीज होती हैं, ओरल वेस्टिब्यूल एंड ओरल कैविटी। आई थिंक आई डिड दिस इन द लास्ट क्लास व्हेन आई स्टार्टेड, so this all I've already covered के this is the oral vestibule and the oral cavity proper। इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज द क्लासिफिकेशन। नाउ हाउ ओरल म्यूकोजा इज क्लासिफाइड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो इसेंशियली यू हैव मैस्टिकेटरी, लाइनिंग एंड स्पेशलाइज्ड, ठीक है। मैस्टिकेटरी म्यूकोजा जो है वो 25% होता है, लाइनिंग 60 एंड स्पेशलाइज 15%। अब ये कौन सा म्यूकोजा कहाँ लोकेटेड है, अभी आप लोग सिर्फ ये याद करो। सो मैस्टिकेटरी म्यूकोजा इज 25%, नंबर 1। नंबर 2, दिस इज एट योर जिंजिवा एंड हार्ड पैलेट। बस आपको बस फिलहाल ये पता होना चाहिए कि ये मैस्टिकेटरी म्यूकोजा, इट इज अ टाइप ऑफ ओरल म्यूकोजा एंड ये किधर होता है? जिंजिवा एंड हार्ड पैलेट पे। फिर हमारे पास लाइनिंग म्यूकोजा होता है, ये आपके टंग की इंफीरियर सर्फेस पे, ठीक है, लेबियल, बकल, एल्वुलर म्यूकोजा पे, फ्लोर ऑफ द माउथ पे, सॉफ्ट पैलेट पे एंड वेस्टिबुलर फॉर्निक्स पे होता है। मतलब मेजॉरिटी, क्योंकि 60% है तो मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज ऑफ योर ओरल कैविटी आर लाइनिंग म्यूकोजा, ठीक है। And then finally, you have the specialized mucosa, which is 15%, and this is for your tongue and for your taste buds. ठीक है? So this is really really important to know कि oral mucosa essentially कि किस तरीके से classify होता है and oral mucosa कौन सा कहाँ होता है. So I'll repeat: masticatory, lining, specialized, and according to the percentage you need to know कि कौन सा किधर होता है. So this is very very important. Masticatory mucosa gingiva and hard palate पे होता है, ये अक्सर पूछा भी जाता है. So please you guys should memorize this. ठीक है? अच्छा, नाउ यू नीड टू नो कि केरेटिनाइजेशन पे भी हम ओरल म्यूकोजा को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक तो हमने ओरल म्यूकोजा को ऑब्वियसली क्लासिफाई करा अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ म्यूकोजा। सो हाउ डिड आई क्लासिफाई ओरल म्यूकोजा? द फर्स्ट वे दैट आई क्लासिफाइड द ओरल म्यूकोजा वाज अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ म्यूकोजा, ठीक है। द सेकंड वे दैट आई कैन क्लासिफाई द ओरल म्यूकोजा, one second, yeah, the second way that I can classify the oral mucosa is based off keratinization, ठीक है। अब keratinization जो है वो किस तरीके से क्लासिफाई होती है उसको हम अब देखते हैं, ठीक है। सो ईदर यू आर keratinized or you're non keratinized, ठीक है। either you are what? Keratinized or you're non keratinized. This is basically the layout of your structure, ठीक है। Now I just told you guys that one of the types of oral mucosa that we have is the masticatory mucosa. So masticatory mucosa will be keratinized, ठीक है, and the lining and specialized mucosa will be non-keratinized, ठीक है। अब keratinization जो होता है वो बेसिकली आपके सेल्स की एक किस्म की एक्वेस्टेशन होती है, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप अपने ओरल म्यूकोजा को करते हो, सही है। अच्छा, अब नॉन केरेटिनाइज तो होता है कि मतलब उसका बैरियर इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है, लेकिन जो केरेटिनाइज्ड होता है वो जो है वो बहुत अच्छा बैरियर देता है। एंड केरेटिनाइज में हमारी दो किस्में हो जाती हैं, ऑर्थो एंड पैरा केरेटिनाइज्ड, ठीक है। Now, before I move on to anything, I'll quickly repeat everything I've taught for those who have just joined on in. ठीक है? So, first, guys, I told you what is the definition of oral mucosa, which is just that it's a mucous membrane lining the inside of the mouth. Then the functions, obviously, then the boundaries, and then most importantly, the classification. Now, when I said classification, the first thing to know is that there are types of mucosa. So you have three respective types: masticatory, lining, and specialized, and then you have a certain percentage of each, and then certain locations. These three things you need to know. So that's the first classification. The second type of classification is based on keratinization. Now, यहाँ पे I want to tell a very important thing that in your viva आपको दो सवाल आते हैं कि क्लासिफाई ओरल म्यूकोजा बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। अगर डॉक्टर फिजा कहती हैं क्लासिफाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेयर मी आउट एंड राइट दिस डाउन। अगर डॉक्टर फिजा कहती हैं कि क्लासिफाई ओरल म्यूकोजा बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, तो आप ये बताओगे ये जो टाइप्स ऑफ म्यूकोजा है, ठीक है। इफ शी सेज कि टेल मी अबाउट ओरल म्यूकोजा बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, तो यू वुड बी टॉकिंग अबाउट दीज
types of mucosa right here. And if she says ki classify oral mucosa based on structure, so based on structure you would be talking about these oral mucosa right here, keratinized or non-keratinized. Non-keratinized में lining and specialized है, masticatory keratinized में आता है, and further divide हो जाता है keratinized type into ortho and para-keratinized. ठीक है. अच्छा, एक और सवाल बहुत commonly आता है कि oral mucosa और skin में क्या difference है. So the difference is basically based off the texture, the moisture, the surface, the color. All of these things make oral mucosa different from skin. This is very important to know. And also based on the Fordyce's spot, which is basically just क्या कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड इन द ओरल कैविटी, जो कि ऑब्वियसली आपकी स्किन में नहीं होता. तो अगर ये कोई बीसीक्यू आ जाए इस पे या वाइवा में पूछ ले कि ये क्या होता है, सो यू शुड नो, क्योंकि ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है कि आप लोग समझ के पढ़ो. ठीक है. अच्छा, यहाँ तक अब आपको सब समझ आ गया, तो अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे मूव ऑन कर रही हूँ. पहले मुझे जल्दी से एक बताओ कि आप लोगों को बेसिक आइडिया तो है ना कि ऑर्थो क्या होता है और पैरा क्या होता है. पैराकेरेटिनाइज्ड एंड ऑर्थोकेरेटिनाइज्ड फर्क सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का होता है. एक में देयर इज ऑब्वियसली नो न्यूक्लियस, दूसरे में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. राइट. यहाँ तक is everybody clear? Just show me a thumbs up so that I can move forward, and if not, I will repeat myself. Everyone's clear till here? Sia, Hiba, Ifra, you guys are clear? Just a thumbs up will do if यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया तो. Okay. Now I'm moving on to the components, ठीक है, that are very important to know. अच्छा, अब आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि 3 components होते हैं हमारे पास. ठीक है. I'm going to make a little diagram right here so that आप लोगों को याद रह जाए. देखो guys, हमारे पास होते हैं 3 components. ठीक है. सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हो, पिंक में हमारे पास आ जाती है हमारी ओरल एपिथीलियम. ठीक है. फिर रेड में हमारे पास आ जाती है हमारी लैमिना प्रोप्रिया. ठीक है, लैमिना प्रोप्रिया. एंड देन हमारे पास, यहाँ मैंने ब्राउन में दिखा दी, हमारी आ गई सब म्यूकोसा. ठीक है. ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी टिश्यू के अंदर, किसी भी ग्लैंड के अंदर, जो आपको पता होना चाहिए. एपिथीलियम, लैमिना प्रोप्रिया जिसको कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, एंड देन आपका सब म्यूकोसा. यहां तक समझ आ गई? जो बाकी चीजें लिखी हुई है उनको देख के कंफ्यूज मत करो, जो मैं क्लियरली कह रही हूँ उसको समझो कि आपके पास एपिथीलियम है, लैमिना प्रोप्रिया विच इज बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू, एंड देन सब म्यूकोसा है. ठीक है. ये आपको नहीं भूलना चाहिए जो मैंने अभी तक बताया है. ठीक है. ओरल एपिथेलियम जो होती है वो यूजुअली स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस होती है. उसमें टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं. उन सेल्स को हम केराटिनोसाइट्स भी कहते हैं. नॉट बिकॉज ऑफ केराटिन बट रादर बिकॉज ऑफ द टोनोफिलामेंट्स, जो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं. दे आर लोकेटेड एवरीवेयर इन ऑल टाइप्स ऑफ एपिथेलियम. सो बेसिकली आपकी ओरल एपिथेलियम कोई भी होगी उसमें आपके केराटिनोसाइट्स जरूर होंगे. सो इफ दे एवर आस्क यू what kind of cells are always present in the oral epithelium, the answer is keratinocytes. ठीक है. डीपर लेयर्स में नीचे जाते जाओगे तो आपके पास टर्नओवर सेल्स होते हैं, जो कि जिनको हम जो है वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू भी देखते हैं. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस अबाउट द सेल्स इन द ओरल एपिथेलियम बिफोर आई मूव ऑन टू द डिटेल्ड थिंग्स. ठीक है. अच्छा, हमारे पास प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं जो कि स्टेम सेल्स होते हैं और एम्पलीफाइंग सेल्स होते हैं. ठीक है. और इनके आप लोग छोटे मोटे यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं वो देख लेना कि जो प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं उसकी 2 टाइप्स होती हैं, स्टेम सेल्स एंड एम्पलीफाइंग. एम्पलीफाइंग जो है वो रैपिडली डिवाइड करता है. ठीक है, सेरेटेड होता है, मैच्योरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है. एंड जो आपके स्टेम सेल्स होते हैं वो बेसेल लेयर में होते हैं, स्लोली डिवाइड करते हैं, नॉन सेरेटेड होते हैं. मैच्योरिंग सेल्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली अंडरगो डिफरेंशिएशन होते हैं. एंड देन ये कुछ टर्नओवर रेट्स हैं मल्टीपल सेल्स के इन मल्टीपल रीजन्स. तो ये आप लोगों को ऑब्वियसली थोड़ा सा बस रीड कर लेना है. अच्छा, अब इसमें ना ये जो मैं आपको सेल्स बता रही हूँ ना, ये एसेंशियली इतना कोई पूछता नहीं है, विच इज व्हाई आई एम काइंड ऑफ गोइंग ओवर दिस सुपरफिशियली. बट आई जस्ट वांट यू गाइस टू हैव अ क्लियर आइडिया दैट ओके या वी हैव these kind of cells in the oral epithelium, right? So you should obviously have a clear idea of what that is. ठीक है. अच्छा, साइटोकेराटिन इज ऑब्वियसली a specialized form of cell which you again have, and इसमें जो है ये कुछ टाइप्स होती हैं, CK14, CK14 plus CK5. लाइनिंग म्यूकोजा में कौन सा होता है, मास्टिकेटरी म्यूकोजा में कौन सा होता है, ये हाईलाइटेड है तो ये आप लोग याद कर लेना. ठीक है. I'll do a quick recap. So हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी, हमने फंक्शंस पढ़े ओरल म्यूकोजा के, हमने उसकी बाउंड्रीज पढ़ी और हमने उसकी क्लासिफिकेशन करी. फंक्शनैलिटी की बुनियाद पे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ म्यूकोजा है, लाइनिंग, मास्टिकेटरी एंड स्पेशलाइज्ड. स्ट्रक्चर की बुनियाद पे हमारे पास केराटिनाइज्ड है एंड नॉन केराटिनाइज्ड है. केराटिनाइज्ड में फर्दर होता है ऑर्थो एंड पैरा केराटिनाइज्ड, एंड नॉन केराटिनाइज्ड डज नॉट हैव एन इफेक्टिव बैरियर. फिर हमने एक बेसिक नॉलेज समझी, एक बेसिक चीज समझी, बिल्कुल जैसे आप अपने ABCD पढ़ते हो, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने आपको बताया कि किसी भी टिश्यू में जाओ या किसी भी ग्लैंड में जाओ तो सबसे पहले आपकी एपिथेलियम होती है, फिर आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको लैमिना प्रोप्रिया कहते हैं, एंड देन आपका सब म्यूकोसा होता है. ठीक है. इस ओरल एपिथेलियम में मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं, जैसे केराटिनोसाइट्स हो गए, जैसे एम्पलीफाइंग प्रोजेनिटर सेल्स, स्टेम सेल्स, साइटोकेराटिन, ऑल दैट जैज. सो यू शुड डेफिनेटली नो व्हाट दीस सेल्स आर. ठीक है. ओके. नाउ अब हम बात करें कि एपिथेलियम जब केराटिनाइज्ड होती है तो उसके अंदर क्या होता है. तो मैं एक क्विक रिकैप दे देती हूँ आप लोगों को
ठीक है, हम वही बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास हमारी ओरल एपिथीलियम है, ठीक है, ओरल एपिथीलियम है, ठीक है, और ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है और ये हमारा सब म्यूकोज है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये सब म्यूकोज है। अब आप लोगों ने इधर सिर्फ और सिर्फ पर्पल एरिया को फोकस करना है कि मैं आप लोगों को पर्पल एरिया के बारे में पढ़ा रही हूँ, विच इज योर ओरल एपिथीलियम। तो यहाँ ओरल एपिथीलियम में कौन से लेयर्स हैं हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। सो मुख्तलिफ लेयर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रैटम कॉर्नियम होता है, ग्रैन्युलोसम होता है, प्रिकल सेल लेयर होता है एंड बेज़ेल लेयर होता है। नाउ दे हैव मल्टीपल नेम्स एंड दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू टेल अबाउट ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ देम इन डिटेल, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है stratum basal, which is one cell thick and it's cuboidal or columnar cells. It has cells which synthesize DNA, undergo mitosis, and it has cytoplasmic organelles, hemidesmosomes, stonofilaments, and it is above the basal lamina. ठीक है, सो मतलब ये stratum basal वाला लेयर है, ये above the basal lamina है, मीनिंग ये सबसे नीचे होती है, ठीक है। अब तीन ही तो छोटे छोटे पॉइंट्स है, क्यूबॉइडल, वन सेल थिक, अंडरगोज माइटोसिस, और ये टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स है, तो बस ये आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। Stratum basal के बाद we have stratum spinosum, which is also known as prickle cell layer. Now this is a very common BCQ because they often ask you कि spinosum का दूसरा नाम क्या है या prickle cell layer का दूसरा नाम क्या है. So you guys need to know both names. That stratum spinosum is also known as prickle cell layer. ठीक है, एंड इसके अंदर इरेगुलर पॉलीहीड्रल सेल्स होते हैं। सो सी फॉर एवरीथिंग दिस वन स्पेसिफिक पॉइंट, तो इसमें क्या है, इरेगुलर पॉलीहीड्रल सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब इस बेज़ेल एंड स्पाइनोजम को हम साथ जोड़ लें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, तो इनको जोड़ लें तो इसका नाम बन जाता है स्ट्रैटम, इसका नाम बन जाता है स्ट्रैटम जर्मेनविटियम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस कम्स एज अ बीसीक्यू, ठीक है। सो नाउ मैंने आप लोगों को क्या बताया, ओरल एपिथीलियम के अंदर या केरेटिनाइज्ड होगी या नॉन केरेटिनाइज्ड होगी। Keratinized epithelium के multiple layers हैं. So we started with the basal layer, then we have the spinosum layer, also known as prickle cell layer, and both basal and spinosum together, दोनों को 1+1 करो, दोनों को मिला लो, तो उसको stratum germinatium भी कहते हैं, ठीक है। Then we move forward to the third layer, which is the stratum granulosum, which is where you have keratinohyaline granules. This has come as a BCQ, so please know this. ये question आता है कि which cells are present in the stratum granulosum? They are flattened cells. So the answer is keratinohyaline granules, ठीक है। And इसमें Ordland bodies भी होती हैं. What is Ordland bodies? I'm going to tell you guys in just a second. It's basically a modified kind of lysosome, ठीक है। Finally, you have the conified layer, which is basically also known as stratum corneum. This is flat, dehydrated squamous cells that you have, ठीक है। So quick recap. हमने पढ़ा कि हमारे पास oral epithelium होती है, फिर connective tissue होता है, फिर submucosa होता है। ये बड़ी पिक्चर है। अब हम माइक्रोस्कोप लेके उस पिक्चर के अंदर चले गए हैं और हम सिर्फ और सिर्फ अभी एपिथीलियम को समझ रहे हैं। तो एपिथीलियम के अंदर क्या आ जाता है, हमारे पास एपिथीलियम के अंदर या केरेटिनाइज्ड फॉर्म होती है या नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रक्चर की बुनियाद पे। केरेटिनाइज्ड के अंदर कौन सी चार लेयर होती हैं, स्ट्रैटम कॉर्नियम, ग्रैन्युलोसम, स्पाइनोसम एंड बेज़ेल। स्पाइनोसम एंड बेज़ेल टुगेदर आर कॉल्ड स्ट्रैटम जर्मेनविटियम, ठीक है, क्लियर। हर हर लेयर के अंदर किस किस्म के सेल्स हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो वापस से आ गया कि you either have a keratinized layer or in your keratinized layer you either have parakeratinized or orthokeratinized. Parakeratinized retains the nucleus, orthokeratinized does not retain the nucleus. There is no nucleus present here. This is the most important differentiating factor. फिर आप लोग लॉग बुक में डेफिनेटली इस पे मुझसे भी ज्यादा, अभी तो मैंने तो बहुत बेसिक पॉइंट्स रखे हुए, बट इससे भी ज्यादा आप लोग को पॉइंट्स पता होंगे, तो आप लोग वो पॉइंट्स लिख सकते हो, बट ये मेन डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम में पूरा का पूरा सारा बता दिया अबाउट द लेयर्स, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम में कौन से लेयर्स होते हैं। तो उसमें अगेन द सेम ओल्ड बेज़ेल लेयर एंड द सेम ओल्ड प्रिकल सेल लेयर, ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, बट यू डोंट हैव ग्रैन्युलोसम एंड कॉर्नियम, रादर यू हैव इंटरमीडिएट सेल लेयर एंड देन यू हैव सुपरफिशियल सेल लेयर। इंटरमीडिएट सेल लेयर डज नॉट हैव केराटिनोसाइट्स एंड सुपरफिशियल सेल लेयर में हाइड्रेटेड सेल्स होते हैं, दे आर नॉट डिहाइड्रेटेड, ठीक है। सो ये यहाँ पे फिर कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं केरेटिनाइज्ड एंड नॉन केरेटिनाइज्ड के। केरेटिनाइज्ड में keratinohyaline granules हैं, granulosum layer present है, masticatory is an example, the masticatory mucosa is keratinized. Non-keratinized में no granules, superficial cells with the nuclear organelles present, and यहाँ पे the granulosum layer is not there, rather but you have the type of mucosa that you have is lining and specialized, ठीक है। So I'm going to take a quick minute right here and just recap this for you guys. Okay, let me try opening my whiteboard so that I can kind of help you guys with this. Just give me a quick second, ठीक है? Okay. Let me see if I can open the whiteboard.
Okay, there we go. All right, here you guys go. ठीक है, so basically what I'm essentially saying is कि हमारे पास, आप लोगों को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? ठीक है, ओके. If you guys can see the whiteboard, so I'm just gonna start. So मैं basically ये कह रही हूँ guys कि हमारे पास इस तरीके से ये पूरे की पूरा ओरल म्यूकोजा है. ये हमारी ओरल एपिथीलियम आ जाती है. ठीक है, ये हमारी ओरल एपिथीलियम आ जाती है. फिर हमारे पास इधर हमारे पास आ जाता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू. एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास हमारा सब म्यूकोजा आ जाता है. ठीक है, आई नो द व्हाइट बोर्ड लुक्स टेरेबल बट इट्स जस्ट टू गिव यू गाइस एन एसेंशियल आइडिया दैट यू हैव द एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू एंड वो. नाउ दिस epithelium can either be keratinized or it can be non-keratinized. There are only two types of epithelium you can have. Keratinized is basically para and ortho-keratinized, and non-keratinized, of course, it does not have an effective barrier. Keratinized में मैंने आप लोगों को बताया you have stratum granulosum, then you have the stratum corneum, then you have the basal layer, and then you have the prickle cell layer, all of that. And then non-keratinized में you have the same basal layer and the same क्या कहते हैं granulosum, but then after that the other two layers are different. I think it's intermediate cell layer and superficial cell layer. ठीक है, so is this clear to everyone who's been here since the beginning? Because obviously जो अभी join कर रहे हैं उनको तो अब नहीं समझ आएगा because I'm halfway through. But those of you who are here, is everything about the epithelium clear? Okay, great. Now let's move on to the second part. अच्छा, अब after the epithelium एक छोटी सी layer आती है जिसको कहते हैं basal lamina, also known as basement membrane. अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था? If you guys remember, मैंने आप लोगों को, sorry, मैंने आप लोगों को ये देख रहा है बॉक्स दिख रहा है, मैंने बताया था कि ये आप लोगों की epithelium आ गई, ये आप लोगों की lamina propria आ गया, एंड देन आप लोगों का सबम्यूकोसा आ गया. ऐसा ही है ना? अच्छा, अब आप लोग ये समझो कि इस एपिथीलियम और इस लैमिना प्रोप्रिया के बीच में भी ना एक छोटा सा बैरियर है, एक छोटी सी लाइन है, एक एसेंशियली एक जंक्शन है. ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बेसल लैमिना, आल्सो नोन एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. क्या कहते हैं? बेसल लैमिना, आल्सो नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन. दिस इज अ जंक्शन ऑफ एपिथीलियम बिटवीन लैमिना प्रोप्रिया एंड एपिथीलियम. अब इसको बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं. ऑलमोस्ट एवरीवन मेक्स द ब्लंडर दैट दे थिंक दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ लैमिना प्रोप्रिया. इट्स नॉट. आई एम रिपीटिंग. आपको पता है कि ओरल म्यूकोजा के तीन स्ट्रक्चर हैं: एपिथीलियम, लैमिना प्रोप्रिया आल्सो नोन एज कनेक्टिव टिश्यू, एंड फाइनली द सब म्यूकोजा. ये तीन ही लेयर्स हैं. लेकिन एपिथीलियम का जो लेयर है जिसमें उसके ऑब्वियसली स्ट्रैटम कॉर्निफाइड है, स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम है, ब्ला ब्ला ब्ला, एपिथीलियम एंड लैमिना प्रोप्रिया के बीच में एक जंक्शन आती है जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल लैमिना कहते हैं. और इसके तीन जोन्स हैं: लैमिना लूसिडा, लैमिना डेंसा एंड लैमिना फाइब्रो रेटिकुलरिस. फाइब्रो रेटिकुलरिस, फाइब्रो से याद रखना, इसमें फिब्रोब्लास्ट होते हैं. लैमिना डेंसा इज जस्ट होमोजेनस लुकिंग, एंड लैमिना लूसिडा इज बेसिकली द सेम एज डेंसा बट इट्स अ बिट थिनर एंड हैज एंकरिंग फिब्रिल्स. दिस इज ऑल यू नीड टू नो फॉर इट. ठीक है, Another thing you should know for it is that the basal lamina has a cell free zone. ठीक है, इसका दूसरा नाम ये है सेल फ्री जोन, और इसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे जीन्स होते हैं, कोलेजन होते हैं, एंकरिंग फिब्रिल्स होते हैं. दैट्स ऑल. ठीक है, सो अब हमने एपिथीलियम पूरे की पूरी पढ़ ली. अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, एपिथीलियम की दो टाइप्स होती हैं: केरेटिनाइज, नॉन केरेटिनाइज. केरेटिनाइज की स्पेसिफिक लेयर्स भी पढ़ ली एंड नॉन केरेटिनाइज की भी स्पेसिफिक लेयर्स पढ़ ली. फिर हम नीचे आ गए टू द बेसल लैमिना विच इज बेसिकली अ जंक्शन between the fibrils, and then हम नीचे आ गए between the sorry फिर हम बेसमेंट मेम्ब्रेन पे आ गए which is a junction between the epithelium and the lamina propria, and then हम lamina propria पे आ गए. अच्छा, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही है नूर. यस, होते हैं, बट यही तो कह रहा हूँ, इधर लिखा हुआ है कि लैमिना लूसिडा एंड लैमिना डेंसा. डेंसा इज बेसिकली होमोजेनस लुकिंग, इट्स वेरी सिमिलर टू लूसिडा. सो दोनों में ही होते हैं, और इतना स्पेसिफिकली कोई पूछेगा भी नहीं कि एंकरिंग फिब्रिल्स रिलेटिवली किधर है. लूसिडा में भी है, डेंसा में भी है. ठीक है, अब हम आगे लैमिना प्रोप्रिया पे जो कि आपका कनेक्टिव टिश्यू है. सो लैमिना प्रोप्रिया इज बेसिकली योर कनेक्टिव टिश्यू, एंड इसके अंदर दो लेयर्स हैं: पैपिलरी एंड रेटिकुलर लेयर. पैपिलरी लेयर हैज लूज कनेक्टिव टिश्यूज and it increases the surface area between the epithelium and connective tissue and allows greater proximity, and it has accurate sensations, and it has papillary projections. Very important. The most important part is the loose connective tissue here. What is the most important part over here? Loose connective tissue. ठीक है, and similarly क्या कहते हैं,
सो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड सिमिलरली रेटिकुलर लेयर में डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, तो आप लोग ये बेसिक अपना हिस्टोलॉजी में भी पढ़ चुके हो कि कनेक्टिव टिश्यू में ऑब्वियसली ग्लाइकोप्रोटीन्स, फिब्रोब्लास्ट, ग्राउंड सब्सटेंस, इलास्टिन फाइबर्स, ऑल दोज गुड थिंग्स आर देयर, ठीक है। सो ये हमारा हो गया सेकेंड लेयर लैमिना प्रोप्रिया। सो वापस से कह रही हूँ, हमने एपिथेलियम पढ़ी, केराटिनाइज, नॉन केराटिनाइज, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पढ़े, फिर हमने एक जंक्शन पढ़ी एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू के बीच, जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, ऑल्सो नोन एज बेसल लैमिना, ऑल्सो नोन एज सेल फ्री जोन। और फिर हमने लैमिना प्रोप्रिया पढ़ा, जिसको कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। इसकी दो लेयर्स हैं, पैपिलरी एंड रेटिकुलर। पैपिलरी इज लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड रेटिकुलर इज डेंस connective tissue. The last layer that we have, the last area that we have is the submucosa. This is basically fat tissue, this is glandular tissue and it's usually in your cheeks and stuff. ये masticatory mucosa जो होता है ना, उसमें submucosa नहीं होता, तो वहां पे जहां पे भी submucosa present नहीं होगा, उधर lamina propria directly periosteum से bond कर जाता है। periosteum is your bone obviously, तो उसको हम oral mucoperiosteum कहते हैं। सो सब म्यूकोजा किधर नहीं होता? मैस्टिकेटरी म्यूकोजा में, जहां पे जिंजिवा एंड हार्ड पैलेट है, वहां पे यू डोंट हैव सब म्यूकोजा। आपके हार्ड पैलेट में ना आपके जिंजिवा में, जिंजिवा क्या है आपका जो ये सारा गम्स वाला रीजन है ना, यहाँ पे सब म्यूकोजा एसेंशियली नहीं होता। कोई फैट टिश्यू दिख रहा है गम्स पे? हार्ड पैलेट पे कोई फैट टिश्यू दिख रहा है? नहीं ना। सो वहां पे बेसिकली सब म्यूकोजा प्रेजेंट नहीं होता, बेसिकली मैस्टिकेटरी म्यूकोजा में, राइट? बिकॉज जिंजिवा एंड हार्ड पैलेट किसका एग्जाम्पल था? मैस्टिकेटरी म्यूकोजा का, ठीक है। अच्छा जी, अब ओरल एपिथेलियम में बहुत सारे सेल्स होते हैं, मेलानोसाइट्स होते हैं, मर्कल सेल्स होते हैं, लैंगरहैंस सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। आई एम नॉट गोना गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द सेल्स बिकॉज ये सेल्स आप लोग ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर की फर्स्ट डे से ही पढ़ते आ रहे हो, सो ये ऑब्वियसली आप लोग मेरे नोट से पढ़ लेना और आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ओरल म्यूकोजा में कुछ जंक्शंस होते हैं, म्यूकोक्यूटेनियस, म्यूकोजिंजिवल एंड डेंटोजिंजिवल। अगर वाइवा में वो पूछें कि टेल मी द जंक्शंस, जस्ट से द नेम। इफ शी आस्क्स फर्दर डिटेल्स देन टेल हर दैट म्यूकोक्यूटेनियस इज बिटवीन स्किन एंड म्यूकोजा, mucogingival is between gingiva and alveolar mucosa and dentinogingival is between gingiva and the tooth, ठीक है। फिर उसके बाद टंग का अक्सर वो ब्लड सप्लाई पूछ लेती है, तो इसको अपनी बुक से देख लेना। आई रिमेंबर कि मैंने बस थोड़ा बहुत जो एनाटमी में ब्लड सप्लाई पढ़ा था ना, मैंने तो उसी से काम निकाल लिया था। एंड आई जस्ट मेंशन द बेसिक, जो मुझे लेबियल आर्टरी का पता था, डीप लिंगुअल आर्टरी, सब लिंगुअल का पता था, तो आई जस्ट नेम्ड एवरी वन दैट आई न्यू। यू डोंट नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द अगेन द ब्लड बिकॉज the blood work is not essentially a part of OB, but you should have a generic idea, so just go through that. And the papillae, you obviously know कि टंग में जो 4 किस्म के पैपिले होते हैं, उसके लिए मेरे पास एक पेज पे पूरा सब लिखा हुआ है, तो वो मैं भेज दूंगी, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन टू ऑर्डलाइन बॉडीज। आई रिमेंबर आई सेड कि ये बीसीक्यू में आता है। तो ऑर्डलाइन बॉडीज कौन सी लेयर में होती है? केराटिनाइज लेयर के स्ट्राटम ग्रैन्युलोजम में होती हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन कोटिंग ग्रैन्यूल्स होती हैं, इनको मॉडिफाइड लाइजोसोम भी कहते हैं। इट कंटेन्स फॉस्फोलिपिड्स एंड इट्स बेसिकली अ डिफेंस परमिएबिलिटी बैरियर, ठीक है। नाउ दीज आर सम क्वेश्चंस दैट आई रोट डाउन फॉर दिस टॉपिक बिकॉज व्हेन यू आर स्टडीइंग, इफ यू कीप मेकिंग क्वेश्चंस व्हाइल स्टडीइंग, then when you're done with the topic and you just ask yourself the question, and if you're able to actively recall and answer the questions, your concept is pretty well done. So you can go through these questions. What is orthokeratinized? What is cell-free zone? What are Fordyce spots? What are the basis of keratinization? What are the boundaries of oral mucosa? What are the functions? All of that stuff, ठीक है। The only thing I've not covered in this lecture are the basically the papillae of the tongue, but then again it's literally just one page. You just need to know the 4 differentiating factors in all of 4 of them. I'll find a PDF for that and I'll share that on your group as well via SIA. But again, I'll just do a quick recap for those of you who joined late. So essentially I told you guys what oral mucosa is. Then I told you guys the particular functions. Like I said, ये बिल्कुल basic वाइवा में पूछती हैं, because obviously you can't just ask a child. अगर एक बच्चा कुर्सी पे बैठ रहा है तो मैं उसको डायरेक्टली ये थोड़ी नहीं बोलूंगी कि अच्छा मुझे बताओ ऑर्डलाइन बॉडीज क्या होता है, ऐसे नहीं होता। You have to really like go one by one. So the first question that would essentially come is what is oral mucosa? So you should know what the oral mucosa is. Then another question that arises are what are the functions? So you should know all of the functions. You don't need to sit down and do functions for like hours and hours. Just know what the basic functions are and have a generic idea. ठीक है। Then like I said, you need to know the boundaries and then you need to know the classification. I'm repeating this part again क्योंकि this is the most important for Viva. The classification 2 तरीकों से होती है। एक classification होती है functionality की basis पे और एक classification होती है structure की basis पे। जब भी वो पूछे कि classify the types of oral mucosa or classify oral mucosa on the basis of functionality, you will mention masticatory, lining and specialized. That's all, and then their locations. And if she says classify oral mucosa based on structure, you will mention keratinized, non-keratinized, and then further keratinized divides into ortho and para. ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताई, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को बताई कि भाई आपके ओरल म्यूकोजा में सबसे पहले आपकी एपिथेलियम होती है,
फिर आपका लैमिना प्रोप्रिया होता है, और फिर आपका सब म्यूकोजा होता है। एंड इस एपिथेलियम और इस लैमिना प्रोप्रिया के बीच में एक छोटी सी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जिसको बेसल लैमिना या सेल फ्री जोन भी कहते हैं। ठीक है, अब एपिथेलियम में फर्दर हम डिवीजन कर लेते हैं। एपिथेलियम में फर्दर हमारे पास केरेटिनाइज्ड होता है एंड नॉन केरेटिनाइज्ड होता है। ठीक है, फिर केरेटिनाइज्ड में कौन सी लेयर्स आ जाती हैं? ग्रैन्युलोजम, बेसेल, स्पाइनोजम एंड कॉर्निफाइड। एंड नॉन केरेटिनाइज्ड में भी कौन सी 4 लेयर्स आ जाती हैं, ये पता होना चाहिए। बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या आ जाता है? लैमिना लूसिडा, लैमिना डेंसा एंड लैमिना फाइब्रोरेटिकुलरिस। लैमिना प्रोपिया में क्या क्या आ जाता है? पैपिलरी लेयर एंड रेटिकुलर लेयर। एंड देन सब म्यूकोजा का बस बेसिक पता होना चाहिए कि सब म्यूकोजा क्या होता है। इट्स बेसिकली ग्लैंडुलर फैट टिश्यू. It's present everywhere except the gingiva and hard palate, which is essentially your masticatory mucosa. ठीक है, now I'm just going to keep the floor open for questions. Anybody has any kind of question, anything they want to understand, anything they want me to repeat, please feel free to ask. Anybody at all? Sia, Hibba, Noor, anybody, any questions at all? Anything you guys don't understand, you guys want to ask me, you can ask right now. But everything essentially that's important for BCQ, I have starred over here, so you should get an idea of it. And I hope the lecture helped out. This is pretty much what it is. I will share a recording of this for everyone who could not attend the lecture, and I apologize for the delay. And I think that's all, yeah. Okay? Chalo, all the best for your exam. Allah Hafiz. No problem.